हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज है संडे और आपका क्वेश्चन के लिए दोस्तों मैं आंसर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता, तो अगर मान लो आप इंडक्शन से कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मेरे से कुछ पूछ सकते हो। तो अगर मान लो छोटी सी जानकारी रहेगी तो आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगी। अगर मान लो कि वीडियो आपको बनाना है तो आपको संडे को वीडियो बना के प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं कि एक मेरे पास क्वेश्चन है कि राज भाई प्रेस्टीज PIC 20.0 का इंडक्शन में E1 का एरर का फॉल्ट है, सब कुछ चेक कर लिया लेकिन सोल्व नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ हेल्प करें। तो सबसे पहले प्रेस्टीज का जो आप यहाँ इंडक्शन का मॉडल नंबर बता रहे हो, तो उसमें आपको दो एरर की यहाँ पे बात करने वाली, एक E1 की बात करूँगा और एक E2 का बात करूँगा। दोस्तों अगर उसमें E1 आता है तो उसको लो वोल्टेज बोलते हैं, अगर E2 आता है तो उसको हाई वोल्टेज बोलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे पीक भी दे देता हूँ। देखिए पीक में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 3 रजिस्टेंस लगा हुआ है। 3 रजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों रजिस्टेंस आप देख सकते हो यही E1 और E2 के लिए है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रजिस्टेंस को मैंने चेंज भी किया था। पहले क्या हो रहा था कि इसमें E2 का एरर कोड आ रहा था, बट रजिस्टेंस की वैल्यू को मैं बढ़ा दिया तो यहाँ पे E2 का एरर को सॉल्व हो गया। बट अगर मान लो E1 आ रहा है तो यहाँ पे 2 रजिस्टेंस आप देख लो, दोनों रजिस्टेंस को आपको रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि सर सूर्या मैट के इंडक्शन माइक्रो कंट्रोलर 71 से 24 IC 39 मिलेगा क्या आपके पास? तो दोस्तों मेरे पास जो इंडक्शन का कंपोनेंट है, स्पेयर पार्ट्स है, उसको कौन कौन सा मेरे पास अवेलेबल है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। गूगल में जाके rajinduction.com को सर्च करना पड़ेगा। जो उसमें अवेलेबल होगा, स्टॉक में होगा, वही मेरे पास अवेलेबल होगा। बाकी मेरे पास कोई कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे पास कंपोनेंट था तो तुरंत उसमें ऐड करवा देता हूँ कि उसमें मेरे पास अवेलेबल हो गया है। ओके, तो वहाँ से आप एक बार जाकर देख सकते हैं, जो उसमें अवेलेबल होगा, स्टॉक होगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि क्लियरियन इंडक्शन मोड A8 ऑन करते ही E2 का एरर कोड आ रहा है। देखिए कोई सा भी एरर कोड हो, चाहे E2 का हो या E1 का हो या E3 का हो, अगर मान लो आपको पता होगा, जैसे मैंने अभी प्रेस्टीज के बारे में बताया था कि उसमें E1 और E2 हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के बारे में पता है, लेकिन कोई मॉडल क्या होता है PCB को पीक देखने से पता चलता है हमको। तो आपको वहाँ पे सिद्धांत बाई सिद्धांत यहाँ पे समझना है। जैसे उसमें समझ लो जितने रजिस्टेंस लगे रहते हैं 1 वाट में या 2 वाट में हाई वैल्यू का, जैसे मान लो एग्जाम्पल के आपको बताऊँ 220 के लेके 330 के 470 के 820 के 470 के ऐसे रजिस्टेंस लगे रहते हैं। उस रजिस्टेंस को आपको रिप्लेसमेंट करके देखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो टॉप सेंसर होती है, कभी कभी क्या होता है टॉप सेंसर पे जो होती है जेक, यानी जो PCB का जेक होता है, वहाँ पे आपको 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। IGBT सेंसर को भी 5 वोल्ट चेक करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है सेंसर शॉर्ट हो जाती है, उसका भी एरर कोड डिस्प्ले में शो करने लगती है। ओके, और कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मान लो IGBT सेक्शन में प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, जैसे IGBT आप रिप्लेसमेंट कर दिए, रिप्लेसमेंट करने के बाद E1 का एरर कोड आने लगा, या समझ लो E9 का एरर कोड आने लगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, IGBT सेक्शन को चेक करना पड़ेगा। कॉइल के दोनों इनपुट और आउटपुट पल्स को चेक करो, ड्राइव पल्स को जो IC तक पहुंचता है। उसके बाद पल्स विथ मॉड्यूलेशन को चेक करो, पल्स विथ मॉड्यूलेशन में जो ट्रांजिस्टर लगी रहती है उसको चेक करो। और बहुत कोई इंपॉर्टेंट एक और भूल जाते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेशन से लेके IGBT के गेट के बीच में दोनों को आपस में जोड़ने के लिए एक 10 ओम का फ्यूजेबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस को बहुत कोई मिस्टेक कर जाते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को भी आपको चेक करना पड़ेगा, कहीं रेजिस्टेंस तो ओपन नहीं है। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि एक मेरे पास सर जी V-Guard VIC 10B2 इंडक्शन के E3 के एरर के ऊपर वीडियो बनाइए। कई बार तुरंत E3 एरर आया, कई बार कुछ चलने के बाद E3 आता है। V-Guard VIC V2 बोर्ड के ऊपर में पूरा वीडियो बनाइए ना प्लीज। तो मेरे पास जब तक इंडक्शन नहीं आएगा तब तक मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? पहले मेरे पास वैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर मान लो क्रिएट भी नहीं होता है तो उस टाइप का प्रॉब्लम अगर आएगा तभी तो आपको मैं वीडियो बनाऊंगा। आप हमेशा आपको देखता हूं कि ये मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं। अगर आपके पास में इंडक्शन है, अगर आप मेरे लोकेशन के नज़दीक हैं, तो आप मेरे पास इंडक्शन ला के छोड़ सकते हैं, और आपके लिए मैं क्या करूँगा, आपको बता भी दूंगा और वीडियो भी बना दूंगा। ओके, तो अगर आप लोकेशन के नज़दीक में है तो आप इंडक्शन मेरे पास लाइए, बिंदास आपको बता दूंगा, और प्रैक्टिकल पहले करके देख लूँगा, उसके बाद 100% आपका वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा, आपका जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ओके, तो एक बार आप आइए और मेरे पास इंडक्शन छोड़ के एक दिन के लिए चले जाइए। उसके बाद मैं खुद उसका इंडक्शन का वीडियो बनाऊंगा और सब लोग को दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम ऐसे होता है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्या सर में E9 आ रहा है, IGBT 200 के 300 के सब रजिस्टेंस बदल दिया, 80 50 25 55 वो सब बदल दिया, और तभी भी E9 का एरर कोड आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो E9 का एरर कोड आता है, आपको क्या होता है, कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। अगर मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो तो
तो क्या होता है, बहुत कोई क्या करता है, मैं अभी बाहर गया था, लगभग 10 से 15 दिन बाहर था एक्चुअली, अपने गांव तरफ गया था, तो एक दो जगह मैं काम करने गया था। वहाँ पे मैंने देखा कि उन लोग के पास जो मल्टीमीटर, बहुत किसी के पास जो है वो मल्टीमीटर से सिर्फ आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो, मल्टीमीटर खराब रहता है, वोल्टेज को चेक करना नहीं जानते हैं, और क्या बोलते हैं रजिस्टेंस को चेक करना नहीं जानते, कि रजिस्टेंस का कलर कोड तक नहीं जानते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, अंदाजा के हिसाब से क्या करते हैं, कंपोनेंट को बदलते हैं। तो वैसे आप अच्छे टेक्नीशियन नहीं हो पाओगे। मान लो कि अगर आप, बहुत कोई बोलता है कि आप पढ़े लिखे रहते हैं, जैसे मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को समझ लो इंग्लिश उतनी आती नहीं है, अपनी बता रहा हूँ, तो मैं कभी समझ लो मिस्टेक नहीं करता हूँ। पहले आप सिद्धांत को समझो, सिद्धांत क्या बोलता है। आपको एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जैसे मान लो कि ताजमहल आपको पता है आगरा में है, ओके, अलग अलग लोकेशन से अलग अलग रूट जाती है, अलग अलग रास्ता से रूट जाती है, लेकिन आपको कहाँ जाना है, ताजमहल जाना है, आगरा जाना है। जैसे मेरे तरफ से अलग रूट होगी, उनके तरफ से अलग रूट होगी, लेकिन सिद्धांत किसका है, ताजमहल तक ही हमको जाना है। तो इंडक्शन का क्या होता है दोस्तों कि सिद्धांत एक है, बट क्या होता है, किसी में समझ लो ट्रैक को घुमा के, किसी में सीधा करके, कोई रेजिस्टेंस को वैल्यू को कम करके, किसी रेजिस्टेंस को वैल्यू को ज़्यादा करके, सिद्धांत एक ही है। क्या है, सिद्धांत एक ही है, लेकिन जाने का रास्ता अलग अलग है। तो पहले आप सिद्धांत को फोकस करो, ओके। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज भाई मेरे पास एक बजाज का इंडक्शन है, मार्केट से लेकर IGBT डालने के बाद में चलने के बाद में एक घंटे बाद IGBT फिर से उड़ गया, ओके, और उसके बाद ब्रिज डायोड शॉर्ट कर दिया गया, फिर से लेकर डालने के बाद कंप्लीट हो गया, पर बर्तन को सेंस नहीं कर पा रहा है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है नए लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम को देखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों कि आप मान लो मार्केट से IGBT लाते हो, मार्केट से IGBT डाल देते हो, लेकिन IGBT ओरिजिनल नहीं मिलता, इसके नाम से एक घंटे में उड़ जाता है। दूसरी बात क्या होता है कि IGBT उड़ जाता है, फिर से आप IGBT लगाते हो, फिर IGBT उड़ जाता है, फिर से आप IGBT लगाते हो, तो क्या होता है, मेटल को सेंस नहीं करता है। मान लो कि आप एक PCB में 3 बार IGBT उड़ा देते हो, तो उसके बाद अगर लगाते हो IGBT, उसके बाद मेटल को सेंस नहीं करते, तो कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि IGBT का जो गेट होता है, कलेक्टर होता है, एमीटर होता है, जो गेट पॉइंट होता है उसके ऊपर एक पल्स जाता है, पल्स विथ मॉड्यूलेशन से। तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होता है, मान लो बार बार IGBT आपका खराब होगा, तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन पे एक झटका पड़ेगा। झटका क्या पड़ेगा, उधर से रिवर्स करंट आ जाती है, और पल्स विथ मॉड्यूलेशन को क्या करती है, डैमेज कर देती है। तो उसमें जो वहाँ पे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उसको आप एक एक करके चेक करो। आपके पास अगर मीटर होगा, बढ़िया क्वालिटी का डिजिटल मल्टीमीटर होगा, तो उसमें आप अच्छे से एक एक कंपोनेंट को, रेजिस्टेंस से लेके ट्रांजिस्टर से लेके एक एक कंपोनेंट को चेक करो, PFP चेक करो। अगर आप मेहनत करोगे दिल से, तो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे मिल जाएगा, और आपका प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप उसको ध्यान दो, ये नहीं कि आप IGBT लगा दी, IGBT उड़ गया। आप IGBT वाला काम मत करो। अगर अच्छे टेक्नीशियन हो तो IGBT के अलावा में जो छोटी छोटी कंपोनेंट होती है उसको आप रिपेयरिंग करने की, उसमें प्रॉब्लम को क्रिएट होती है उसको ढूंढने के प्रयास कीजिए, ओके। फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हैप्पी दिवाली गुड बैलेंसर, आपसे डिफरेंस आइटम टोटल 500 रुपये का मंगवाया है, छोटा मोटा वाइपर है, लेकिन आपका मैं क्वालिटी रोक लेता, क्या ज़रूरी बताइए, टोटल अमाउंट 500 रुपये पॉसिबल है क्या। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मेरे से आप कंपोनेंट मंगाते हो, आप अगर मान लो कुछ भी कंपोनेंट मंगाते हो तो कम से कम आपको 500 रुपये की मांगनी पड़े। मान लो 10 पीस IGBT मंगाते हो तो 10 पीस IGBT की अभी जो रेट चल रहा है 50, समझ लो 500 रुपये चल रहा है, और उसमें आपको शिपिंग चार्ज 50 रुपये लगेगा। तो ऐसे ही आपको कुछ भी आप कंपोनेंट मंगाना है तो आप 500 से ऊपर मंगा। और मान लो आप कोई रजिस्टेंस ही मंगाता है मेरे से, मान लो रजिस्टेंस मंगा लिए, मेरे पास रजिस्टेंस 200 का है, 200 पीस में 200 रुपये का है, तो रजिस्टेंस मंगाओगे तो क्या होता है दोस्तों कि उससे ज़्यादा आपको शिपिंग चार्ज लग जाएगी, 70, 80, 90 रुपये शिपिंग आप मंगाओ। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा कि शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। तो कम से कम आप 500 रुपये का ऑर्डर करो, क्योंकि मेरे को उसमें पैकिंग चार्ज भी लग जाती है, फिर स्पीड पोस्ट के यहाँ छोड़ना जाना पड़ता है, तो उसको सब चीज़ को बजट देखना पड़ता है, ओके। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर मैंने आपके पास से IGBT लिया था, उसको मैंने इंडक्शन में यूज किया, तो आपका IGBT ओरिजिनल है, थैंक्स। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मान लो मेरे से IGBT मंगाते हो तो जो मैं IGBT वही सेंड करता हूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ, ओके। ऐसा नहीं है कि मैं यूज दूसरा करता हूँ आपको दूसरा सेंड करता हूँ। ये भी बोलता हूँ कि आप IGBT मंगाओ। अगर कंप्लेन आती है, मान लो आप मार्केट से IGBT लेते हो और उसमें और मेरे से IGBT लेते हो, अगर मान लो मार्केट में जैसे कंप्लेन आती है सेम IGBT कंप्लेन आएगी तो IGBT आपके पास और पैसा रिटर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी दोस्त रहे चाहे कोई भी कोई सामान मंगाए, लगभग मैं बात करूँ तो मेरे पास जितने कोई कंपोनेंट मंगाते
मंगाते हैं, लगभग मेरे पास 2000 कस्टमर हो गए हैं। 2000 लोगों ने मेरे पास, समझ लो 8 महीने के अंदर में 2000 लोगों ने मेरे से कंपोनेंट मंगाते हैं, और उसमें से रेगुलर कस्टमर भी हो गए हैं, और उन लोग का व्हाट्सअप नंबर सेव भी हो जाता है मेरे पास। छोटी मोटी उनके लोग का प्रॉब्लम होती है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर यूज मेरा भाई, छोटा भाई करता है, उनको रिप्लाई कर देता है। ओके, बाकी हर संडे को उनको छोटी छोटी इंडक्शन के लिए टिप्स देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ आप स्पेयर पार्ट्स मंगाओगे तो मेरे साथ आप जुड़ जाओगे और आपको कुछ ना कुछ छोटी से बड़ी नई जानकारी मिलती रहेगी। ओके, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, थैंक्स, तो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एक और मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि सर मैं मैकेनिक हूं, बटरफ्लाई इंडक्शन में 20 मिनट से 30 मिनट चलने के बाद में ऑफ हो जाता है। देखिए, कोई सा भी इंडक्शन रहे, अगर 20 से 30 मिनट चलने के बाद ऑफ हो, तो सबसे पहले मेटल को फोकस करते हैं। क्या होता है, कभी कभी मान लो आप आयरन मेटल यूज करते हो। ओके, आयरन मेटल यूज करने से क्या होता है कि इंडक्शन ओवरहीट होकर बंद हो जाता है, वो भी 20 से 30 मिनट। अगर आपका इंडक्शन मान लो 2 से 3 मिनट में बंद होता है, और बंद होने के बाद डिस्प्ले में एरर कोड देते हैं, कुछ भी एरर कोड दे, अधिकतम E5, E6, E1 को एरर कोड देता है, तो समझ लो इंडक्शन की प्रॉब्लम थी। मान लो 20 से 30 मिनट चलने के बाद अगर बंद हो जाता है, तो आपको वहाँ पे दो चेक करना पड़ेगा। पहला, आपका फैन जो है अच्छे से रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको चेक करना पड़ेगा, और दूसरा आप मेटल को चेक करना कर। कभी कभी क्या होता है, कोई मान लो इंडक्शन यूज करता है, तो जैसे ऑयली आइटम, जैसे पूरी को तलना या ऑयली आइटम कुछ भी यूज करते हैं, तो ऑयली आइटम क्या होता है, अधिकतम ओवरहीट हो जाती है, तो ओवरहीट के कारण से इंडक्शन आपका बंद हो जाता है। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है कि राज भाई, अगर किसी भी इंडक्शन में एरर कोड आता है तो सभी रेजिस्टेंस को एक एक करके ओपन करके उसकी वैल्यू चेक करता हूं, तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होता है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग जाता है। कोई इसका ट्रिक बताइए कि आपको जैसे एक ही बार में पता चल जाए कि रेजिस्टेंस ओपन या शॉर्ट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, एक कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, रस्सी आवत जाता है सिल पे पड़त निशान। देखिए, सबसे पहले आप मान लो जितने इंडक्शन आप बनाओगे उतना आपका अनुभव होगा। ऐसा नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं किसी के पास ट्रेनिंग लेने नहीं गया हूँ कि इंडक्शन का मेरे को आप ट्रेनिंग दे दो। मैं बहुत मेहनत करके इंडक्शन को सीखा हूँ, और वो भी प्रैक्टिकली सीखा हूँ। मैं आज तक कहीं पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया हूँ इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई सा भी समझ लो जो सिखाने वाला ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे कभी ज्वाइन भी नहीं किया हूँ। तो क्या होता है दोस्तों कि आप मेरे से मान लो अगर ब्रांडेड कंपनी का इंडक्शन का बोर्ड दिखाओगे ना, तो मैं वो देखते साथ ही बता दूंगा कि बजाज का ये मॉडल का है और ये समझ लो हेवल्स का मॉडल का है, लेकिन उसको मैं अगर बनाया हूँ तो जरूर एक बार में ही बता दूंगा। तो क्या होता है दोस्तों कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम तो एक एक रेजिस्टेंस को चेक करते हो, तो आपको धीरे धीरे चेक करते करते क्या होगा कि अभ्यास हो जाएगा। तो आपके पास मान लो कोई सा भी, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए प्रेस्टीज का इंडक्शन आ जाएगा, मॉडल नंबर PIC 20 हो जाएगा, उसमें अगर मान लो आपका E2 आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं, E2 वाला ही रेजिस्टेंस को चेक करोगे। कब? जब आपको वहाँ पे नोट करते जाओगे। कॉपी बनाओ, डायरी बनाओ। मैंने एक कॉपी भी बनाया था, डायरी भी बनाया था कि एक बजाज का इंडक्शन है, इसमें E1 का प्रॉब्लम आता है, उसको लिखा था कि E1 की प्रॉब्लम आती है तो कॉइल सेंसर ओपन होती है। वैसे उसी टाइप का PCB आ जाता है, उसे लिखते जाते रहते हैं। तो आपको क्या होगा कि अभ्यास, जितना अभ्यास करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ओके, बहुत भी क्या होता है कि बहुत ऐसे इंजीनियर जो पढ़े लिखे रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के बारे में बहुत जानकारी होता है। मेरे पास भी ऐसे आते हैं कस्टमर लोग, क्योंकि मेरे नज़दीक, शहर के नज़दीक में NTPC वहाँ पे प्लांट है बिजली का, तो अच्छे खासे इंजीनियर लोग मेरे पास आते हैं इंडक्शन बनवाने के लिए। तो उन्होंने सब चीज़ क्या होते हैं, घर में उन लोग खुद को ओपन करके देख लेते हैं, लेकिन उन लोग खुद बना नहीं सकते, क्योंकि उनको कंपोनेंट के बारे में जानकारी है, लेकिन काम कैसे करता है वो भी जानकारी है, लेकिन कैसे चेक करना है उनको बारे में नहीं पता, प्रैक्टिकली उनको ज्ञान नहीं है। मान लो सोल्डिंग करेंगे रेजिस्टेंस को, तो क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा कुछ और कंपोनेंट। तो आपको अभ्यास करना है, मेरी बात को आप लोग बुरा मत मानना, क्योंकि आप जितना अभ्यास करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज भी एक सवाल है कि IGBT शॉर्ट होता है तो 2000 वाट का बल्ब ग्लो होगा, और IGBT ओपन करने के बाद भी सीरीज में लगाया तो बल्ब नहीं जलेगा, और न्यू IGBT लगाने के बाद ब्रिज डायोड और IGBT शॉर्ट हो जाता है। इसका कोई सलूशन बताइए कि बिना ओपन करके ब्रिज रेक्टिव डायोड को अच्छे से कैसे चेक इन करें। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि आपको बिना ओपन किए ब्रिज रेक्टिफायर डायोड को कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपके पास मान लो इंडक्शन आता है, इंडक्शन आपका शॉर्ट सर्किट है, तो जैसे मान लो आप सीरीज में लगाते हो तो आपका 200 वाट का बल्ब क्या ग्लो हो जा रहा है, तो मतलब शॉर्ट सर्किट है। इंडक्शन को खोलोगे तो सबसे पहले आप कॉइल का जो पॉइंट होता है, दोनों कॉइल का पॉइंट को खोल दो। अगर कॉइल का पॉइंट खोलने से क्या होता है कि आपका इंडक्शन का बजर का आवाज़ आ जाता है, तो 99% आपका IGBT खराब है। अगर मान लो कि बजर का भी आवाज़ आ रहा है और ग्लो हो रहा है, कौन सा क्या ग्लो हो रहा है,
आपका सीरीज वाला बल्ब 200 वाट का समझ लो वहाँ पे हाफ ग्लो हो रहा है, तो आप समझ लो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड खराब है। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का जो AC वाला पॉइंट होता है, मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी में रख के उसको चेक करोगे तो वहाँ पे कुछ रीडिंग शो करेगा, वो रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, वहाँ पे 0 बताना चाहिए। तो क्या होता है, कुछ भी कंपोनेंट को अगर चेक करना है मल्टीमीटर से तो बाहर निकाल के ही अच्छे से चेक कर पाओगे, तब भी वहाँ पे आप सॉल्व कर पाओगे अपनी प्रॉब्लम को। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिजन इंडक्शन में E6 का एरर कोड आ रहा है, क्या फॉल्ट है? तो E6 का जो एरर कोड आ रहा है वो टॉप सेंसर की प्रॉब्लम नहीं है, IGBT सेंसर की प्रॉब्लम है, आपका IGBT सेंसर शॉर्ट हो गया। ओके, फिर एक IC निकालने पर टच पैनल चल रहा है, IC लगाने पर पूरा इंडक्शन डेड हो जा रहा है, क्या IC खराब है? प्रोग्रामिंग वाली IC निकालने पर ऐसा हो रहा है। तो IC निकालने पर टच पैनल चल रहा है, ठीक है, और IC लगाने पर इंडक्शन पूरा डेड हो जा रहा है। तो अगर आप मान लो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आपका जो प्रोग्राम IC है वो डेड है, शॉर्ट हो गया है। ओके सर, न्यू कॉइल में रेजिस्टेंस कितना ओम वैल्यू बताता है? देखिए उसमें जो रेजिस्टेंस आप बोलते हो, जिसको रेजिस्टेंस को जो मल्टीमीटर से चेक नहीं करोगे, ओके, वो क्या होता है दोस्तों कि उसमें कितना समझ लो क्या होता है, एक वाइंडिंग होती है, जैसे मान लो फैन का वाइंडिंग बोलते हैं, रनिंग इतना होता है, स्टार्टिंग इतना होता है, या मोटर का वो वाइंडिंग करते हो तो होता है ना वाइंडिंग टर्न होती है ना, वैसे उसमें भी कॉइल में टर्न होती है। ओके, जितना ज़्यादा टर्न रहेगा उतना आपका कॉइल अच्छा है, यानी उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है। ओके, और जितना टर्न कम रहेगा, जितनी वाइंडिंग कम रहेगी तो उसका समझ लो कॉइल की वैल्यू कम होती है। आप मार्केट से मान लो कॉइल लेते हो तो उसको देखना कि उसकी रेजिस्टेंस कम रहती है। अब मान लो किसी इंडक्शन के ओरिजिनल कॉइल लगा रहता है तो उसका रेजिस्टेंस देखना उसका ज़्यादा रहता है। तो कॉइल की रेजिस्टेंस को ऐसे चेक करते हैं, उसके लिए समझ लो मीटर से चेक नहीं कर पाओगे, उसके लिए मीटर आता है लेकिन समझ लो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है कि वो उसमें चेक कर पाए कि कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। आपको इतना बताऊँ, जितना रेजिस्टेंस रहेगा अधिक कॉइल का वो अच्छा है, और जितना कम रहेगा समझ लो वो कॉइल के लिए खराब है। ओके, फिर एक मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि राज भाई नमस्ते, आप संडे कमेंट में कॉइल का रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने का बता रहे थे, आप बताइए कि वास्तविकता में कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर पहले ही दे चुका हूँ, आप उसको ध्यान देना, अगर नहीं समझ पाओगे तो फिर कमेंट करना और अच्छे से आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। ओके, तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ पर जवाब नहीं देते। हाँ जी, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। ओके, पहले टाइम थी, इसके नाम से मैंने यूट्यूब में नंबर दे दिया और ये भी बोला था कि आप लोग कॉल करो मैं बताऊंगा, और बताया भी था, बट इतने सारे कॉल आने लगे और मेरे पास एक्चुअली इतना काम हो गया कि अब टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों क्या होता है कि मान लो कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता होगा कि जहाँ पर आप जॉब करते हो कि वहाँ पर आपको मोबाइल में बात करने के लिए पैसा नहीं देगा कोई, वहाँ पर काम करने के लिए पैसा देगा, और मेरे को पर डे का 20 इंडक्शन बना के देना है तभी मेरा पेट भरेगा। क्योंकि मेरे को समझ लो अगर 20 इंडक्शन नहीं बनेगा तो मेरे को समझ लो वहाँ पे कस्टमर की डांट खानी पड़ेगी और बॉस की डांट खानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर नाइट में घर आता हूँ समझ लो 10 बजे रात को, उसके बाद खुद खाना भी बनाता हूँ, विश्वास नहीं होगा तो मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगा, आप आके देख सकते हैं। खुद खाना भी बनाता हूं और खाना बनाने के साथ साथ मैं बर्तन भी धोता हूं। उसके बाद जितने सारे आप लोग कंपोनेंट मेरे से मंगाते हो उसका पैकिंग करके और सेंड करता हूं। और पर डे कितने बजे रात को सोता हूं पता है? 3 बजे रात को सोता हूं। 2 घंटे मैं प्रैक्टिकल भी करता हूं, जो मेरे से शॉप में इंडक्शन नहीं बनता है उसको 1 से 1.5 घंटा आके घर में उसको ट्राई करता हूं, ठीक है। तो 3 बजे सोता हूं और सुबह कितने बजे उठता हूं? 9 बजे उठता हूं, 6 घंटा में सोता हूं। तो मैं कहाँ से आपको रिप्लाई कर पाऊँ, कहाँ से आपका? आप बोलते हो कि आप लोग क्या बोलते हो कि सर मेरे से बात नहीं करते हो। भाई मेरे मोबाइल पे डेली का 150 कॉल आते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप मेरा नंबर दो, अपना नंबर दो और आपके नंबर पे एक दिन मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप खुद ट्राई कर लो कि राज भाई हकीकत में सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि मान लो अगर आप यूट्यूब चैनल शुरू करोगे ना तो कभी मोबाइल नंबर मत देना। अगर मोबाइल नंबर दोगे ना तो गाली भी खाओगे और क्या होगा, आप परेशान भी हो जाओगे और आपका काम भी नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप संडे कमेंट बॉक्स में कुछ पूछो तो आपको रिप्लाई कर पाऊँ। आप बोलोगे राज भाई मेरे से फ़ोन में आप बात कर लो कम से कम 2 मिनट 3 मिनट, तो मैं बात नहीं कर सकता भैया, बुरा मत मानना। ओके, फिर एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज भाई एक ग्लेन का इंडक्शन है, 5 वोल्ट नहीं थी, मैंने 7805 चेंज किया तो 5 वोल्ट और 9 वोल्ट और 18 वोल्ट ओके है, लेकिन बजर नहीं बज रहा है और पैनल में लाइट भी नहीं आ रहा है, इसमें IC 20 पिन का लगा हुआ है, अब क्या चेक करें? तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि आप यहाँ पे सबसे पहले मान लो 7805 जो IC है वो ख़राब होने का रीज़न क्या होता है? जो माइक्रो कंट्रोलर IC शॉर्ट हो जाती है उसके बाद ही 7805 IC ख़राब होती है 80%। तो मान लो 7805 IC बदल दिए, 5 वोल्ट भी बनने लगा, लेकिन बजर का आवाज़ नहीं आ रहा है। बजर का आवाज़ कौन देता है? मेन माइक्रो कंट्रोलर IC देती है। तो वो आपका माइक्रो कंट्रोलर IC क्या हो गया, वहाँ पे शॉर्ट हो गया, इसके नाम से बजर की आवाज़ नहीं आ रही है। अगर बजर की आवाज़ नहीं आएगी तो डिस्प्ले भी नहीं आएगी, तो आपको IC 100% ख़राब है। आप वहाँ पे किसी स्क्रैप वाले के पास जाओ और IC लो
आईसी वहीं पे मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। मार्केट में आईसी अवेलेबल नहीं होती है और मेरे पास भी आईसी अवेलेबल नहीं है। ओके, फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर इंफ्रारेड कुकर में नॉर्मल कितना एम्पियर लेता है। जैसे कि इंडक्शन कुकर में 4 से 8 एम्पियर नॉर्मल लेता है और इंफ्रारेड कुकर इंडक्शन कुकर की तुलना में इंफ्रारेड कुकर धीरे धीरे गर्म होता है करते हैं, ऐसा क्यों। तो सबसे पहले बात कर ले नॉर्मल इंडक्शन और इंफ्रारेड इंडक्शन के बारे में। नॉर्मल जो इंडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे काम करती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक पे काम करती है। ओके, वो क्या होता है कि वो मैग्नेट जनरेट करती है। तो मैग्नेट के नाम से क्या होता है, मेटल में टकराव होता है, जो टकराव होता है उसको एडी करंट बोलते हैं। ओके, इसी के नाम से वहाँ पे जो मेटल में लिक्विड रहती है वो वहाँ पे हीट हो जाती है। और इंफ्रारेड में क्या होता है दोस्तों, इंफ्रारेड एक प्रकार का कॉइल है जो एसी से चलती है, एसी सप्लाई से चलती है। ओके दोस्तों, क्या होता है कि वहाँ पे इंफ्रारेड जो होता है इंडक्शन, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पीसीबी होती है और एक मेन पीसीबी होती है जिसमें ट्रैक लगी रहती है, जो इंफ्रारेड कॉइल को कंट्रोल करने का, वहाँ पे वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है। ओके दोस्तों, क्या होता है कि जो इंफ्रारेड होती है नॉर्मल इंडक्शन से ज़्यादा एम्पियर लेती है, क्योंकि वो 2000 वाट के वास्तविकता में 2000 वाट की होती है। अगर 2000 वाट में उसको यूज करोगे तो लगभग 9 से 10 एम्पियर आपका कंज्यूम करेगा। ओके दोस्तों, उसकी सिद्धांत और इसके सिद्धांत पे बहुत डिफरेंस है। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों कि पहले आपका जो इंफ्रारेड में होता है, पहले आपका कांच, यानी जो उसके ऊपर क्रिस्टल कांच लगी रहती है, उसको पहले हीट करेगा। वो जब हीट होने के बाद में उसके ऊपर आप मेटल रखोगे तब हीट करेगा। आप नॉर्मली दोनों इंडक्शन में आप सेम मेटल रखना और सेम उसमें क्वांटिटी रखना लिक्विड आइटम का, तो आप वहाँ पे कंफर्म पता चले। इंफ्रारेड अगर मान लो 5 मिनट लेगा तो नॉर्मल इंडक्शन उसको 2 मिनट में कर देगा। और उसमें क्या होगा, इंफ्रारेड में आपका ज़्यादा बिजली बिल कंज्यूम होगा और नॉर्मल इंडक्शन में नहीं होगा। ओके, ये आपका डिफरेंस है, इसके ऊपर मैं अच्छे से वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत किसी का क्वेश्चन छूट जाता है, नॉर्मली इतने ज़्यादा मिनट का वीडियो बन जाते हैं कि समझ लो टाइम नहीं दे पाता हूं, तो उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुरा मत मानिएगा। मान लो दोस्तों कि आपको घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, गूगल में जाना है और जाने के बाद वहाँ पे rajinduction.com को सर्च करना है। वहाँ पे सर्च करने के बाद दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे इंडक्शन के कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे, रजिस्टेंस से लेकर ट्रांजिस्टर से लेकर बहुत सारे। ओके, अगर मान लो कुछ भी आपको कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, मंगाना है, ऑर्डर करना है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको समझ लो कॉपी पेन उठाना है, जो जो कंपोनेंट है उसकी क्वांटिटी लिखना है और इस व्हाट्सएप पे ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों मैं आपको 6 घंटे के अंदर में बिल सेंड करूंगा और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों आपको मेरे ऊपर भरोसा है तो पहले पैसा पे करना है और आपके लोकेशन पे 10 से 15 दिन के अंदर में आपका सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं राज, अगर वीडियो में कुछ भी भूल चूक होती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम अपनी गलती सुधारने की मेरे को जरूर मौका दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो दिल से धन्यवाद। मैं राज।